हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपको तरक्की की राह पर आगे बढ़ाए। और आज हम कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी का हम मीनिंग पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ, कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो आज हम कंपनी के बारे में थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस थ्योरी का सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट मीनिंग ऑफ अ कंपनी एंड 3 डेफिनेशंस ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन है कि आपको कंपनी का मीनिंग बताना है और कंपनी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो भी बताना है। चलिए हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कंपनी का मीनिंग क्या है? मीनिंग देखिए, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। कौन से वर्ड से आया है कंपनी वर्ड? लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड है उसके कॉम, जिसका मीनिंग क्या होता है? विद और टुगेदर। कॉम का मतलब क्या होता है? साथ साथ, विद और टुगेदर। तो कंपनी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। कॉम प्लस पेनिस, इससे ये वर्ड आया है। तो पेनिस का मीनिंग होता है ब्रेड। क्या मीनिंग होता है? ब्रेड। तो दो वर्ड से मिलकर बना है कंपनी। कॉम जिसका मीनिंग क्या है? विद और टुगेदर, और पेनिस जिसका मीनिंग है ब्रेड। तो साथ साथ भोजन पानी, हां यही मीनिंग है एक तरीके से, साथ साथ भोजन पानी। इसका बिल्कुल ओरिजिन कैसे हुआ मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको। ओरिजिनली इट रेफर्ड टू एन एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है ऑफ पर्संस, लोगों का, और मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्यों आया है? क्योंकि इनिशियली मर्चेंट्स ने ही स्टार्ट किया था। डिस्कसिंग मैटर्स एंड शेयरिंग मील्स। क्या होता था? जब मर्चेंट लोग किसी जगह बैठकर खाना खाते होंगे, मील शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ, और बिजनेस से रिलेटेड आइडिया शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ। उन्होंने कॉम प्लस पेनिस, मतलब पेनिस मतलब क्या है? खाना, ब्रेड। तो ब्रेड और कॉम मतलब साथ साथ, जब वो खाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ बैठते थे और बिजनेस से रिलेटेड आइडिया शेयर करते थे, तो वहीं से ऑरिजिनेट हुआ वर्ड कंपनी। कौन सा वर्ड ऑरिजिनेट हुआ? कंपनी। तो देखिए, कंपनी वर्ड यहां से आया, और कंपनी कौन से वर्ड से डिराइव करता है? तो लैटिन वर्ड से डिराइव करता है, कॉम प्लस पेनिस से। ठीक है। और एक का मीनिंग होता है टुगेदर और दूसरे का मीनिंग होता है ब्रेड। अब हम बात करते हैं, ये जो वर्ड जहां से आया वो तो आपको पता लग गया। इन लॉ, अगर हम कानून की नजरों में देखें, एक कंपनी रेफर्स टू एन एंटिटी। कंपनी एक एंटिटी है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या है? कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। कैसी एंटिटी है? इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, जो या तो 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है या किसी और पुराने किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, बनाई गई है। अस्तित्व में किससे आई है? किसी एक्ट से आई है। एंटिटी कब बनी है? वो एग्जिस्टेंस में किससे आई है? किसी एक्ट से आई है। एज कंपनी एक्ट 1956, जैसे 1956 से आई हो या और किसी प्रीवियस लॉ से आई हो, पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ किसकी वजह से है? लॉ की वजह से हुआ, एक्ट की वजह से हुआ। ध्यान रखना, एक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। कंपनी अतः हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है जो कानून की नजरों में वैध है, कानून की नजरों में ही चल रही है वो। क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका निर्माण भी किसकी वजह से हुआ है? क्रिएट भी किससे हुई है? लॉ से हुई है। और अगर इसे वाइंड अप भी किया जाएगा तो वो भी लॉ के थ्रू ही होगी। कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, तो कौन की नजरों में रजिस्टर्ड होकर ये बिजनेस कर पा रही है? तो एक्ट, कानून की नजरों में। इट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और एक किनके द्वारा बनाई गई है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा बनाई गई है। जो लोग वहां पर फूड शेयर कर रहे थे, आगे चल के वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस आइडिया शेयर किए, और उन्होंने बिजनेस, सब लोगों ने जो है मिलकर एक ऐसा बिजनेस जनरेट कर लिया जिसे हम कंपनी के नाम से आज जानते हैं। Who come together for a specific purpose, usually to earn profit, और सब लोग एक ही पर्पस के लिए कलेक्ट हुए वहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए। एक कंपनी इज रजिस्टर्ड एज एन
आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी होने का मतलब मेंबर्स इसके अलग हैं, जिन्होंने कंपनी को बनाया वो अलग है, मेंबर अलग हैं, और जो इसके ओनर हैं वो भी अलग हैं, और बाकी कंपनी अलग है। कंपनी अलग कैसे? क्योंकि कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। कंपनी अपनी लीगल एक्शन ले सकती है, अपने खुद के लिए लीगल एक्शन ले सकती है, और हम भी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैसी एंटिटी है, ये एक लीगल एंटिटी है और आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर। क्यों ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लीगल एंटिटी रखती है और आर्टिफिशियली इसको मेड किया गया है, और कानून की नजरों में ये एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे हम कानून की नजरों में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा आधार कार्ड वगैरह है, वैसे इस कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन वहां पर है, ये भी रजिस्टर्ड दिखती है वहां पर। ओके, खैर आगे हम इसका जो मीनिंग है उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। सबसे पहले आती है कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन, जो हमने पीछे ही देख ली। ए कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मतलब वो चीज जो इस एक्ट के अंडर में इसके अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हुई, एक्ट 2013 के अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हो, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत वो बनाई गई हो, तो वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। लॉर्ड जस्टिस हेने क्या कहते हैं कंपनी के विषय में? तो देखिए, अच्छी है इनकी डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बात तो सही कही है, क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, हमारी तरह खा पी नहीं सकती, पर किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है, लीगल डिसीजन ले सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन लीगल डिसीजन ये नहीं लेती कंपनी, कंपनी के तरफ से जो इसके मैनेजर होते हैं वो लेते हैं, मैनेज करने वाले जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ओनर से अलग एंटिटी होती है, अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है इसका, लीगल एंटिटी है ये, कानून की नजरों में एग्जिस्ट करती है। विद परपेचुअल सक्सेशन, और परपेचुअल सक्सेशन है कि इसके मेंबर खत्म हो जाने पर, मर जाने पर, रिटायर हो जाने पर भी कंपनी खत्म नहीं होगी, आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और एंड अ कॉमन सील, और ये अपना पूरा बिजनेस किसके माध्यम से करती है? कॉमन सील, एक जो आप जैसे ठप्पा बोलते हो, उसी कॉमन सील को लगाकर ही पूरे का पूरा बिजनेस ये रन करती है। आजकल कॉमन सील जो है कम चलती है, आजकल दूसरे तरीके से भी हम साइन सिग्नेचर कर सकते हैं, जैसे सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दें तो इस तरीके से सिग्नेचर हो जाते हैं। पर ज्यादातर डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए इसके लिए कॉमन सील होती है, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाता है। खैर हम अभी इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम लॉर्ड जस्टिस हेने की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी आपके एग्जाम में, और अगर आप एमपी बोर्ड में है तो आप समझ लीजिए, किसी स्टेट बोर्ड में है तो समझ लीजिए आप, ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा आती है। क्या? ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और कानून ने इसको बनाया है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और कैसी एंटिटी है? सेपरेट, अलग है। ठीक है, लीगल एंटिटी मतलब कानून की नजरों में अलग से दिखती है ये। विद परपेचुअल सक्सेशन, और कंटिन्यूअस सक्सेशन है, मतलब किसी मेंबर के मर जाने चले जाने पर एंड नहीं होगी। और एंड अ कॉमन सील, और पूरा का पूरा बिजनेस जो इसके डॉक्यूमेंट है, बीआर वगैरह, वो वैलिड किसकी वजह से हो पाते हैं? उस कॉमन सील की वजह से हो पाते हैं। तो ये थी लॉर्ड जस्टिस हेने की डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं कंपनी के विषय में। तो आप जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन देखिए। वैसे तो जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन भी कुछ उसी तरीके से कह रही है। एक कॉर्पोरेशन, कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो एक कॉर्पोरेशन, कंपनी कॉर्पोरेशन है, इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। बात तो वही हो गई कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इन्होंने बोल दिया अ कॉर्पोरेट इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। ठीक है, बीइंग, पर्सन को बीइंग बोल दिया उन्होंने, तो आर्टिफिशियल पर्सन है उन्होंने बोला था, इन्होंने बोल दिया आर्टिफिशियल बीइंग है, और कंपनी बोला था, इन्होंने कॉर्पोरेशन बोल दिया। एक कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग जो कि इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती हमें, इंटेंजिबल होती है, और
जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे किसी चीज को हम टच कर सकते हैं, मुझे छू सकते हैं, तो वैसी वस्तुओं को छू सकते हैं, पर कंपनी इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। आप सोचो कंपनी तो सर बहुत बड़ी बड़ी होती है, हम तो उनको छू के देख सकते हैं, अरे वो बिल्डिंग है, कंपनी नहीं है, बिल्डिंग है, वो तो बिल्डिंग नहीं छूना है। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ, और किसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रही है? लॉ की नजरों में ये एग्जिस्ट कर रही है, लॉ के कारण ही, लॉ की दृष्टि से ये एग्जिस्ट कर रही है। अगर जेम्स की डेफिनेशन देखें, जेम्स क्या डेफिनेशन है? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। एक कंपनी इज एन एसोसिएशन। कंपनी क्या है? एसोसिएशन है, ग्रुप, बहुत सारे लोगों का क्या है? एक एसोसिएशन है। बहुत सारे लोगों का क्या है? एक एसोसिएशन है। ठीक है, कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है। तो कंपनी एक एसोसिएशन है ऑफ पर्संस, लोगों का एसोसिएशन है कंपनी, यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, और सब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूनाइटेड हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने जो पैसा लगाया है, तो वो क्या पूरा का पूरा क्या बन जाता है? बिजनेस, कंपनी का बिजनेस बन जाता है। ये एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप नहीं है ये कि हम चले और पार्टनरशिप बिजनेस एग्रीमेंट के थ्रू चालू कर दिया, ये ऐसे नहीं होता, इसको तो इनकॉर्पोरेट कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर। खैर हम पढ़ेंगे उसको आगे। अभी आप देखिए, आप अगर पूरी वीडियो देखते हो तो आपको कंपनी की थ्योरी से रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर फिर भी आपको कहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर जो भी डाउट होगा आपका, उसके लिए अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बना के। ये तो था कंपनी का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कंपनी का मीनिंग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कंपनी की एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और कंपनी का मीनिंग आपको याद होना चाहिए, और कंपनी ऑरिजिनेट कौन से वर्ड से हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लैटिन वर्ड से वो ऑरिजिनेट हुई है, कॉम प्लस पेनिस से, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, हर चीज के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपनी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मैं इतने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझा दे रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाएं उसमें आपको सभी में हेल्प करेंगे, सीए फाउंडेशन तक के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहली बात तो कंपनी कैसी लीगल एंटिटी, लीगल मतलब कानून की नजरों में है, जिस करती है ये, तो लीगल एंटिटी है। कैसी लीगल एंटिटी है? सेपरेट, ओनर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, खुद की अपनी आइडेंटिटी है, खुद का अपना रजिस्ट्रेशन लिए हुए, तुम्हारे वोटर कार्ड की जरूरत नहीं है उसे। सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर से अलग है, ध्यान रखना। बस ये है कि हम जैसी एक्टिविटी नहीं कर सकती, जैसे ही हमारे देश का सिटीजन नहीं है कंपनी, वोट देने नहीं जा सकती है, ठीक है, खाना नहीं खा सकती, ये कुछ चीजें कंपनी बाउंडेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, जो हम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। पर इसके पास क्या अधिकार है कि बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाने का, और किसी के ऊपर केस करने का, इसके पास राइट है, अधिकार है, क्योंकि ये भी लीगली एग्जिस्ट करती है, वो भी सेपरेटली। इनेबलिंग इट टू ओन प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है, कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, मेंटेन कर सकती है उसको। सू और बी सूड, ये किसी के ऊपर केस कर सकती है और इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसको जरूरत नहीं है कि शेयर होल्डर ही जाएंगे, ओनर्स ही जाएंगे शिकायत करने, ये फ्री है, अपनी तरफ से शिकायत कर सकती है फ्रीली। हाँ ध्यान रखना, पर इसको मैनेज करने वाले जो है इसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनके जो है क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी आपको कंपनी के विषय में बहुत कुछ पढ़ना है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा के जाऊंगा आपको, आप तरीके से वीडियो वॉच कीजिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आप पूरी वीडियो वॉच करने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड है एक दूसरे से। अगली आती है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पर कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो जो ओनर्स ने शेयर खरीद रखे हैं उनकी लायबिलिटी बस शेयर की फेस वैल्यू तक ही है। 10 का शेयर खरीद रखा है और 8 दे रखे हैं तो बस 2 रुपए और देगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है कि आप ओनर के घर पर चले जाओ और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज कर लो डेट को पे ऑफ करने में, ऐसा नहीं होता। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को इसमें यहां पर बेनिफिट मिल जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। कैसी लायबिलिटी है? लिमिटेड लायबिलिटी है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतने तक ही हमारी लायबिलिटी है, जितने रुपए के लिए हमने इन्वेस्ट किया है।
shareholders liability is limited to the unpaid value of their shares। ठीक है, शेयर का जितना पैसा नहीं दिया उतनी लाइबिलिटी उसकी बनती है। ऐसा कुछ मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि मैं किसी गाड़ी वाले को बुला रहा हूं और उसे 1000 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 1000 रुपए देने हैं। तो आपने कह दिया कि सर उसे 400 रुपए मैं दे दूंगा। अब 400 रुपए मैं दे दूंगा और अब वो गाड़ी वाला आ गया, 600 रुपए तो मुझे देने हैं, 400 आपको देने हैं, क्योंकि आपने पहले ही से 400 रुपए की लाइबिलिटी ले रखी है। अब वो गाड़ी वाला आ गया और हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई, तो उसका तो यहां पर नुकसान हो गया ना। तो अब उसको जो पेमेंट हमें करना है, मान लीजिए 1000 रुपए उसे देना है, मान लीजिए, वैसे ऐसा होगा नहीं, कुछ पैसे ही देने होंगे, लेकिन मान लो 1000 रुपए ही देने, तो आपको कितने भरने पड़ेंगे और मुझे कितने भरने पड़ेंगे? मैं 600 भरूंगा और आप कितने भरोगे? 400 भरोगे। अब पता लगे कि हमारी वजह से उसका एक और नुकसान हो गया कि गाड़ी जो है पंचर हो गई उसकी हमारे यहां पर आकर, तो अब हमारी उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। तुम सोचो कि अब तुम्हें और 100 रुपीज और देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों नहीं देने पड़ेंगे? क्योंकि वहां तक हमारी लायबिलिटी है ही नहीं। हमारी लायबिलिटी कहां तक थी कि गाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उतने तक की लायबिलिटी थी हमारी, कि 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, 1000 रुपीज हमें पे करने थे आपको, इतनी की बात थी हमारी, इतने का एग्रीमेंट था हमारे बीच में। तो बस सीधी सी बात है, हम 1000 देकर हट जाएंगे, बाकी अब वो गाड़ी में आग लग जाए भले, हमें क्या लेने देना उससे। सीधी सी बात यह है कि आपकी लायबिलिटी शेयर की फेस वैल्यू तक ही रहेगी। आपने 10 रुपए का शेयर ले रखा है और आपने 8 पे कर रखे हैं, तो आपको 2 रुपए ही और पे करने पड़ेंगे नुकसान की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ द कंपनी फेसेस losses or unable to pay its debts, shareholders are only liable for the unpaid portion of their share, not their personal assets। आप शेयर होल्डर की पर्सनल असेट थोड़ी ना ले लोगे, उन्होंने जितने का शेयर ले रखा है उतने ही तो आप उनसे पैसा ले सकते हो। ऐसे तो पर्सनल असेट लेते तो शेयर होल्डर बर्बाद ही हो जाते। जिसने मैंने अगर किसी कंपनी में लगा दिए 100 रुपया, बस अब लगा तो दिए 100 रुपया, कंपनी डूब गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरी भी संपत्ति उसमें चली गई सारी। नहीं भाई, मैंने 100 रुपए लगाए थे और मैंने अगर 90 भर दिए तो 10 रुपए और दूंगा नुकसान भरने के। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी इशू शेयर्स वर्थ 10 रुपीज। एक शेयर होल्डर बाय 10 रुपए का एक शेयर इशू किया था, एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर खरीद लिए। शेयर्स हैज पेड 8 पर शेयर, और उसने 8 रुपए पर शेयर दे दिए, मतलब 1000 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8000 रुपए उसने दे दिए, क्योंकि 1000 शेयर खरीद रखे हैं और 8 रुपए पे कर रखे हैं। तो कितने पे कर रखे हैं उसने? लेकिन जो 1000 शेयर इसने खरीदे उनका पेमेंट तो 10 रुपए के हिसाब से करना था, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू क्या है? देख रहे हैं फेस वैल्यू क्या है? क्या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 के हिसाब से 10,000 रुपए पे करने थे फिर तो इस भाई साहब, लेकिन 8 ही पे किए तो 2000 रुपए। अब कंपनी डूब गई, नुकसान में चली गई। नुकसान में चली गई तो अब इस बंदे की लायबिलिटी कितनी बचती है? कितने रुपए और देकर ये पल्ला झाड़ लेगा? तो ये 2000 रुपए और देकर पल्ला झाड़ लेगा। सीधी सी बात यह है कि हमारी लायबिलिटी फेस वैल्यू तक ही सीमित है। दे आर ओनली लायबल फॉर द रिमेनिंग 2 पर शेयर। 1000 रुपए हैं, 1000 शेयर है और 2 रुपए पर शेयर देना है उसको, तो 2000 रुपए देगा। इवन इफ द कंपनी गोज बैंकरप्ट, भले ही कंपनी में आग लग जाए, मुझे क्या लेना देना, मैं 2000 देके साइड हो जाऊं। तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस सक्सेशन। कंपनी एंड नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर्स डाई, रिटायर और ट्रांसफर देयर शेयर। चाहे आप अपने शेयर बेच दो, चाहे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाओ, आप चले जाओ वहां से, शेयर छोड़ दो, आप अपने शेयर ट्रांसफर कर दो, रिटायर हो जाओ, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी पर, कंपनी चलती रहेगी। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में पार्टनर गया, पार्टनरशिप एंड, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका सक्सेशन कैसा है? परपेचुअल है, कंटिन्यू चलती रहती है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कैसा पर्सन है? नेचुरल पर्सन है क्या? गाजर का हलवा खिलाने जाओगे क्या उसे? खा लेगी क्या? नहीं खा पाएगी। तो वो हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, वोट करने नहीं जा सकती। वो पता लगे क्या मैं जाऊंगी इलेक्शन में वोट देने के लिए, अरे आप नहीं जाओगी, आप कोई सिटीजन नहीं हो कंट्री के, आप आर्टिफिशियली एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड हो, आपका आर्टिफिशियली लीगल एग्जिस्टेंस तो है, सेपरेट एंटिटी हो आप, ओनर अलग है और आप अलग हो, लेकिन आपको कुछ अधिकार नहीं मिले हुए। अधिकार क्या? वो कैपेसिटी नहीं है उसके पास। तो इट इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ बट हैज नो फिजिकल प्रेजेंस। कोई भी फिजिकली जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट करती हो भैया?
जैसे हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी कि प्रोफेसर जो हेने की जो डेफिनेशन थी, वो हेने की डेफिनेशन आपको याद आ रही होगी। उस डेफिनेशन में ये चीजें दी हुई थी या नहीं दी थी? जैसे परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ये दी थी कि नहीं दी थी? तो उनकी डेफिनेशन पढ़ने मात्र से ही हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं कंपनी के। कॉमन सील एक्ट्स एज द कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए उस पर क्या लगानी होती है? कॉमन सील लगानी होती है। बिना सील के वो डॉक्यूमेंट क्या नहीं माना जाएगा? वैलिड नहीं। जैसे बीआर है तो बीआर पर सील लगेगी तभी तो वो वैलिड माना जाएगा। और जैसे आप स्कूल में गए तो स्कूल से आप एक मार्कशीट लेकर आए तो उस मार्कशीट पर जब तक कॉमन सील नहीं लगी होगी तब तक वो डॉक्यूमेंट, वो मार्कशीट आपकी क्या नहीं मानी जाएगी? वैलिड नहीं मानी जाएगी। लोग कहेंगे फर्जी है ये तो अपने बिजनेस के डे टू डे चीजों को एक्सेस करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वहां पर, उन पर भी क्या लगती है? उसकी कंपनी की कॉमन सील अफिक्स की जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है? हाँ, कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, पर इसमें भी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को क्या नहीं कर सकती? ट्रेड नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन कौन सी? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसका जो डिफरेंस है वो आगे आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रांसफर बताता हूं। पब्लिक कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रेडेड व्हाइल प्राइवेट कंपनीज इंपोज रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं और पब्लिक कंपनी जो है ट्रांसफर कर सकती हैं। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज लाइक इन्फोसिस आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसे इन्फोसिस एक कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, तो वो अपने शेयर को क्या कर सकती है? फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, ट्रेड हो सकता है इन शेयर्स के ऊपर। पर वाइल प्राइवेट कंपनीज लाइक बाइजू में रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर्स, ये अपने ट्रांसफर्स को क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या? रिस्ट्रिक्ट ही है। इसके बायजू के शेयर रिस्ट्रिक्ट हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, पर पब्लिक कंपनियां शेयर ट्रांसफर कर सकती हैं, ध्यान रखना। अगला आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप लाइज विद शेयर होल्डर्स while management is handled by the board of directors। हां, अगर मैं ओनरशिप की और मैनेजमेंट की बात करूं तो ये सेपरेट है। कैसे हैं? सेपरेट है। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे तो मैं उस कंपनी का ओनर हुआ, आपने भी खरीद रखे, आप भी हुए। अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग शेयर खरीदे और अलग अलग कंपनी में कंपनी के मालिक बैठे हुए, इक्विटी शेयर होल्डर, ओनर बैठे हुए हैं उनके। अब ओनर तो बैठे हुए हैं, अब क्या सारे ओनर डेली कंपनी की मीटिंग और डिसीजन में डेली जाएंगे क्या कंपनी के डे टू डे बिजनेस को देखने के लिए? नहीं जाएंगे। तो फिर ओनर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर रखा है जो कंपनी को मैनेज करते हैं पूरी को। तो सीधी सी बात यह है कि ओनरशिप अलग लोगों के पास है। ओनरशिप किनके पास है? शेयर होल्डर के पास है। जबकि मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो देखिए, ओनरशिप लाइज विद शेयर होल्डर्स। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। while management is handled by the board of directors, shareholders own the companies but do not manage daily operations। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक तो पर डेली ऑपरेशन करने नहीं जाते, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज पर डिसीजन लेने नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, इन टाटा ग्रुप शेयर होल्डर्स ओन शेयर्स। जैसे टाटा ग्रुप है, शेयर होल्डर्स ओन शेयर्स while एग्जीक्यूटिव हैंडल्ड मैनेजमेंट। जैसे टाटा ग्रुप है, वो क्या करता है? शेयर होल्डर्स, उस टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स ओन करते हैं शेयर, मतलब शेयर होल्डर टाटा ग्रुप के कौन करते हैं? बहुत सारे लोग ओन करते होंगे, अलग अलग लोगों के पास टाटा के जो है शेयर खरीद रखे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने टाटा के शेयर खरीद रखे, क्या वो डिसीजन देने जाते हैं कि उन शेयर होल्डर के द्वारा वोटिंग करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए गए हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या करेंगे? अब वहां पर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो मैनेजमेंट किनके हाथ में होता है? शेयर होल्डर के हाथ में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। और ओनरशिप किसके हाथ में होती है? तो ओनरशिप होती है शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, तो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप समझ लीजिए आप डे टू डे बिजनेस के लिए आप डिसीजन नहीं लोगे, ओनर हो आप,
आपने अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रखा है, वही अब डिसीजन लेगा। कौन डिसीजन लेगा? वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ध्यान रखना कि आपने कौन को सिलेक्ट कर रखा है, जो रिप्रेजेंटेटिव आपने सेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स, व्हाइल एग्जीक्यूटिव्स हैंडल द मैनेजमेंट, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं पूरे के पूरे बिजनेस को। अगला आता है कैपिटल रेजिंग। कैपिटल कहां से रेज करती है कंपनी? तो कंपनीज कैन रेज लार्ज फंड बाय इशू, क्या इशू करके? शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कोई पूछे कि सर कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, तो प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगा देते हैं पैसा। कौन लगाते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगा देते हैं, इंडिविजुअल लोग पैसा लगा देते हैं। और प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, लेकिन जो पब्लिक इशू करने वाली पब्लिक कंपनीज होती हैं, वो जनरल पब्लिक से पैसा लेती हैं। किससे पैसा लेती हैं? जनरल पब्लिक से। तो जनरल पब्लिक में ये क्या इशू करती हैं? जनरल पब्लिक में इशू करती हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स। प्राइवेट कंपनी भी शेयर एंड डिवेंचर इशू करती है, प्राइवेट कंपनी भी शेयर इशू करती है, पर मेन चीज ये है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं उसमें। वैसे भी प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम मेंबर होते हैं और 200 मैक्सिमम होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में जो कैपिटल रेज की जाती है वो पर्सनल लोगों से रेज की जाती है, रिलेटिव वगैरह से, जिनके इन्वेस्टर्स वगैरह से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे कहे भैया आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जनरल पब्लिक में तो हम बेच नहीं सकते अपने शेयर को, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी हुए तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम आईपीओ ला सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं और अपने आप को, लेकिन हाँ स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या कराना होगा हमें कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप ही हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे, लिस्टेड हमें कराना होगा, आईपीओ ले आएंगे फिर हम। तो सीधी सी बात यह है, पब्लिक कंपनियां ही आईपीओ ला सकती हैं, प्राइवेट कंपनियां आईपीओ नहीं ला सकती। आईपीओ मतलब जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना। अब जनरल पब्लिक से पैसा कैसे कलेक्ट करोगे? आईपीओ लाकर। अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं बचोगे, आप पब्लिक कंपनी हो जाओगे। जब तक आप प्राइवेट हो तब तक डिसीजन आपके हाथ में है, आपके पर्सनल इन्वेस्टर्स के हाथ में है, और पैसा भी आपका ही लगा हुआ है उसमें, आपके जो पर्सनल ग्रुप है उनका ही लगा हुआ है। लेकिन जब पब्लिक हो जाएगी तो डिफरेंट एरिया के शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर का पैसा लगा होता है। तो ध्यान रखना, कैपिटल कहां से रेज करती है कंपनियां? तो कंपनियां एक प्रकार का शेयर बेच देती हैं, जिस पर लिख देती हैं 10 रुपए वाला शेयर है आपके लिए, ये कंपनी की क्वालिटी वगैरह सब कुछ वो पता लग जाता है अपन को उसके थ्रू। जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो उसमें सब कुछ बता देते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो प्रोस्पेक्टस भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी को आपने 10 रुपए दे दिए और कंपनी ने आपको एक 10 रुपए वाला शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, मालिक हो, जितना शेयर आपने लिया है उतने के आप मालिक हो उस कंपनी में। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो पैसा लगाया है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने लगाया है, जनरल पब्लिक ने नहीं लगाया। तो ध्यान रखना। और शेयर कोई वस्तु नहीं होती, शेयर एक केवल और केवल कागज का टुकड़ा है, जो इस बात का एविडेंस है कि हमने कंपनी को पैसा दिया है। अब तो आजकल तो वो कागज का टुकड़ा सॉफ्टवेयर पर होता है, ऑनलाइन होता है हमारे पास, हम जरूरी नहीं है कि उसकी हार्ड कॉपी रखें, सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कंपनी फाइनेंस कहां से पैसा लेकर आती है? तो कंपनी लेकर आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या फिर शेयर इशू करके। यहां से कंपनी के पास पैसा आता है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा, अब देखिए लीगल कंप्लायंस, कंसेंट, कौन सी कंसेंट लगी हुई है? लीगल कंसेंट लगी हुई है। कंपनीज आर गवर्नड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी जो है कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न है, कौन से एक्ट की कंसेंट से चल रही है? तो भाई ये चल रही है एक्ट 2013 की नजरों में, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। और जब एक्ट ने इसको एग्री किया है, एक्ट ने ही अपनी तरफ से एग्रीमेंट दिया, एग्री कर रखा है कि हाँ भैया ये फर्म चल सकती है, इसको लीगल किसने घोषित किया? एक्ट ने। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ जाती है, जवाबदेही आ जाती है। अब देखो, जब आप सरकारी नजरों में एग्जिस्ट करते हो, सरकार की नजरों में, तो अब आपके ऊपर जवाबदेही भी है, ठीक है, और कानून के ऊपर भी जवाबदेही हो जाएगी कि आप फ्रॉड नहीं कर सकता कोई। आपने कैसे उसे वैलिड घोषित कर दिया? सरकार भी जिम्मेदार है उसके साथ, मतलब एक्ट भी जिम्मेदार है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। नॉट अ सिटीजन, कंपनी कोई सिटीजन नहीं होती कि पता लगे कि वोट डालने जा रही है, मैं भी वोट दूंगी, फलाने विधायक को मैं भी वोट देने जाऊंगी, अरे नहीं जाएगी, तो सिटीजन नहीं है। A company is legal entity but lacks citizenship rights। और कौन सा राइट से लैक ऑफ है इसके पास? मतलब कौन सा राइट नहीं है कि सिटीजनशिप का राइट इसके पास
नहीं है, ये हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जांपल देखें, रिलायंस इंडस्ट्री कैन नॉट वोट इन इलेक्शन और होल्ड अ पासपोर्ट, और एक पासपोर्ट भी नहीं होल्ड कर सकती है। तेरा काहे का पासपोर्ट? तू क्या फिजिकली एग्जिस्ट करती है क्या? और तू क्या वोट देने जाएगी? ऐसे तो भैया कोई भी कंपनियां कितनी सारी खोल ले और वोट करवा दे उन कंपनियों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी वोट नहीं कर सकती हमारे यहाँ इलेक्शन में, कंपनी पासपोर्ट नहीं बनवा सकती, कंपनी खाना नहीं खा सकती, हमारी तरह एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो ये कंपनी शादी नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें हैं कंपनी के पास, जो ऐसे राइट्स है जो है नहीं है उसके पास। तो ध्यान रखना, कंपनी कोई सिटीजन नहीं है। अगला, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। कंपनी को अपनी कुछ एक बुक्स क्या करनी पड़ती है? मेंटेन करनी पड़ती है। बिना बुक्स मेंटेनेंस के बिना तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि लीगली एग्जिस्ट करती है तो लीगल तरीके से इसे अपने डॉक्यूमेंट, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी क्या करनी पड़ती है? प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो कंपनी लाइक मारुति सुजुकी मस्ट मेंटेन अकाउंट बुक्स एज पर लॉ, और जैसा जैसा लॉ ने कह रखा होगा वैसे अपने अकाउंट आपको शो करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। और फिर भी अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा अपने बिजनेस का, क्यों? बिजनेस का रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा आपको, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, गड़बड़ किया आपने, तो फेल्योर में रिजल्ट, और अगर आप इसमें असफल होते हो तो उसका परिणाम क्या होगा? पेनल्टीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आपके ऊपर क्या लगा दी जाएगी? पेनल्टी लगा दी जाएगी। जैसा लॉ ने बोल रखा है, जैसा एक्ट ने बोल रखा है, वैसे वैसे अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कंपनी में 12th नंबर की जो कैरेक्टर है उसका क्या है? पीरियोडिक ऑडिट। कंपनी को अपनी पीरियोडिक ऑडिट भी करवानी होती है। जैसे मान लीजिए विप्रोज अकाउंट्स आर ऑडिटेड ईयरली बाय द चार्टेड अकाउंटेंट्स, और ऑडिट करने वाला ऑडिट कौन होता है? ऑडिट ऑफिसर, सीए ऑडिट करता है किसी भी कंपनी की फाइल को, और ऑडिट करके वो बताता है कि ये वैलिड है या नहीं है, क्या गड़बड़ है इसमें। तो सीधी सी बात यह है, ऑडिट करेगा वो टू एंश्योर कंप्लायंस एंड एक्यूरेसी। हां, लीगली चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और शुद्ध है फाइल, सही है, करेक्ट है फाइल, एक्यूरेट है, ये सारी चीजें कौन प्रूव करेगा? सीए प्रूव करेगा। तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। पीरियोडिक ऑडिट होगा तो वो पीरियोडिक जो भी लीगल ऑडिट होगा वो कराना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब कंपनी के पास जैसे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स ऑफ द एचडीएफसी बैंक कैन इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स एंड सीक इंफॉर्मेशन। क्या शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स ही हैं, क्या उनके पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का? तो है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन गेट करने का राइट है उनके पास ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना, एजीएमएस, एनुअल जनरल मीटिंग्स। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इस लाइन को आप अच्छे से समझना, ये बहुत आवश्यक है कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फॉर्म करना है। कैसा एसोसिएशन है? जो इनकॉर्पोरेटेड है। कैसे फॉर्म हुई है? किस तरीके से एसोसिएशन फॉर्म हुआ है? इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन काय के थ्रू हुआ है इसका? बताइए कौन किसके थ्रू इनकॉर्पोरेशन हुआ है? तो एक्ट 2013 और या फिर किसी प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग। एक कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। एक कंपनी बनी हुई है या जानी जाती है, पहचान मिली है उसको थ्रू द लीगल रजिस्ट्रेशन। आरओसी जाके कराया है उन लोगों ने, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सा एक्ट है अभी? 2013। विदाउट इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना इनकॉर्पोरेशन के क्या कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को तो आप जानते ही हो, इन्फोसिस को आप जानते हो, आर रजिस्टर्ड एंटिटीज। कौन सी एंटिटीज है? रजिस्टर्ड है ये 2013 के अंडर में या किसी प्रीवियस लॉ के अंडर में। ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट मेकिंग देम आर्टिफिशियल लीगल पर्संस। और ये किसी जब कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, इसीलिए तो ये क्या बन जाती है? मेकिंग देम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है विद राइट्स, और इनके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं और कुछ इनके कर्तव्य आ जाते हैं, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाती हैं, कुछ ऑब्लिगेशन आ जाते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है जब कंपनी को हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके क्या कराते हैं? एक्ट के थ्रू जो भी लीगल चीजें होती हैं वो हम पूरी करते हैं, जो भी हमें डॉक्यूमेंट जो भी प्रेजेंट करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। मतलब लीगल जितनी भी प्रोसीजर होते हैं वो सारे के सारे फॉलो करके हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो एक्ट के थ्रू तो बनी है। इनकॉर्पोरेशन किसके थ्रू हुआ है? कि भाई एक्ट के थ्रू हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपनीज। कंपनीज के टाइप क्या क्या होते हैं? तो कंपनीज के टाइप में
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंपनीज के टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ये दो तो मेनली आपको पढ़नी है। इन दो के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी फिर वो 1% ओपीसी की भी बात कर सकता है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनी है उनकी भी बात कर सकता है, जो अभी 2013 के अकॉर्डिंग चल रहा है, और नॉन प्रॉफिट कंपनी की भी बात कर सकता है, और गवर्नमेंट कंपनी की भी बात कर सकता है, और फॉरेन कंपनी की भी बात कर सकता है, डोरमेंट कंपनी की भी बात कर सकता है। मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी समझा दे रहा हूं, आपको सारी समझ में आ जाएगी अगर आप वीडियो प्रॉपर्ली वॉच कर रहे हो तो। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ, इस कॉलम यहां पर हम पहले टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे, इसमें हम कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी उसका मीनिंग है वो देखेंगे, की फीचर्स क्या होते हैं उस कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के, वो इसमें आएगा हमें, और ओनरशिप, शेयर होल्डिंग किसके पास कैसी क्या ओनरशिप होती है, और पब्लिक ऑफरिंग्स कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मतलब आईपीओ कौन ला सकता है, और एग्जांपल भी दे रखा है। खैर एग्जांपल पर आपको दिमाग नहीं लगाना, आप तो सीधा सीधा मीनिंग और डिफरेंस समझिए, एक तरीके से उनके बीच का डिफरेंस भी है, और आप चाहो तो पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में पूछेगा तो आप एक कंपनी के विषय में भी सब कुछ लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, कैसे, ऐसे। वो आपसे कहे व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, तो मैं क्या कहूंगा उससे प्राइवेट कंपनी के विषय में, तो मैं कहूंगा एक कंपनी विद अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, और एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जिसके शेयर ट्रांसफरिंग कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, ये शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती ये कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, और पब्लिक को शेयर भी इनवाइट नहीं कर सकती, मतलब आईपीओ भी नहीं ला सकती। कौन सी कंपनी है ये, प्राइवेट कंपनी। और लिमिटेड मेंबर क्यों बोले इसमें, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर क्यों बोले, क्योंकि लिमिट लगी हुई है, लिमिटेड शेयर होल्डर्स मिनिमम टू ही होते हैं, पर रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर, और ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, शेयर एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, एक शेयर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसके मतलब ट्रेड नहीं हो सकता इन पर, इन शेयर होल्डर, इन कंपनियों के शेयर्स का ट्रेड नहीं हो सकता। और लिमिटेड मेंबर क्यों है, क्योंकि 2 से लेकर 200 शेयर होल्डर्स, शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, बात वही है, एक ही बात को 2-3 बार आप कह सकते हो। और ये कैन नॉट ऑफर शेयर टू द पब्लिक, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो क्या नहीं कर सकती, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड होती तो ये शेयर ट्रांसफर कर पाती। तो अब आपको प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस समझना है, तो इतनी बातें याद रखो कि प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचती है और उन्हीं से पैसा इन्वेस्ट करवाती है, 2 मिनिमम मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 2 से 200 हो सकते हैं, और शेयर ये ट्रांसफर नहीं कर सकती, फ्रीली ट्रेड नहीं हो सकता इनका। और ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, प्राइवेट कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर रखती है, ठीक है, जो 2 से 200 तक हो सकते हैं, और ट्रांसफर करना शेयर को रिस्ट्रिक्ट है, और पब्लिक से पैसा ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती पब्लिक से पैसा, क्योंकि इसने अपना आईपीओ नहीं किया है, ये इनकॉर्पोरेटेड तो है पर इसने आईपीओ नहीं किया, लिस्टेड नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ध्यान रखना। अब आती है पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी जस्ट प्राइवेट कंपनी के अपोजिट हो जाती है एक तरीके से। क्या, एक तो सबसे पहली बात तो जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ए कंपनी दैट कैन ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक एंड हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल पब्लिक में शेयर बेच सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसका, शेयर को ट्रांसफर करने में, और रिक्वायर 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम हो सकते हैं अनलिमिटेड। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, ध्यान रखना। उसमें लिमिट लगी हुई थी, क्या लिमिट लगी थी बताओ, उसमें क्या लिमिट लगी थी, 2 से 200 प्राइवेट में, जबकि पब्लिक में मिनिमम नंबर आपको 7 चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 7 चाहिए, और मैक्सिमम आपको कितने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। और कैन ऑफर शेयर टू द पब्लिक और नो शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस, और इसमें शेयर ट्रांसफर करने में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन शेयर पर ट्रेड हो सकता है। मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, अपर लिमिट है ही नहीं है, नो अपर लिमिट ऑन शेयर होल्डर्स, कैन ऑफर शेयर टू द पब्लिक, जैसे एबीसी लिमिटेड है, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और एक बात ध्यान रखना, जो पब्लिक कंपनी होगी वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, लिस्टेड होगी। अगला है ओपीसी, अगला क्या है, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी क्या होती है,
इसमें एक ही मेंबर होता है, सबसे अच्छी बात। कितना शेयर होल्डर होते हैं? 1 शेयर होल्डर होता है। प्राइवेट में 2 मिनिमम और मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7 मिनिमम और मैक्सिमम तो लिमिट है ही नहीं है। जबकि ओपीसी जो होती है 1% कंपनी होती है, इसमें सिंगल शेयर होल्डर ही होगा और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। और ये भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती, 1 शेयर होल्डर के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है, कैन नॉट ऑफर शेयर टू द जनरल पब्लिक। और जैसे मान लीजिए XYZ ओपीसी सिंगल ओनर है बिजनेस का, जैसे कोई सिंगल ओनर हो, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो हाल फिलहाल हम तो लेट कर रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ये LLP क्या है? पार्टनरशिप भी लगा हुआ है इसमें तो। हाँ, ये वो कंपनी है, LLP वो कंपनी है जो कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड रूप है, मिला जुला रूप है, हाइब्रिड फॉर्म है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी हुआ करती थी बताइए आप? अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी। लेकिन एक LLP बनाई गई 2013 के अकॉर्डिंग, एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया? LLP बनाई गई, जिसमें क्या हो गया कि अब आपके पास क्या है, जो पार्टनरशिप होगी, मतलब वो LLP के अंडर में होगी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपको अगर कोई नुकसान होता है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ लायबिलिटी आपकी होगी, लिमिटेड ही आपकी लायबिलिटी होगी, आपको ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनल असेट भी उसमें कॉन्फिस्केटेड हो जाए, लिमिटेड ही आपकी लायबिलिटी होगी। जबकि आप तो कहोगे पार्टनरशिप तो अनलिमिटेड होती है, हाँ होती है, पर ये पार्टनरशिप और कंपनी का दोनों का मिला, इन्वेस्टर्स को सिक्योर करने के लिए, इन्वेस्टर का नुकसान ना हो इसलिए ये फॉर्म आया। कौन सा फॉर्म आया? LLP आया। ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कंबाइनिंग अ पार्टनरशिप विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप को कंबाइन ऐसे, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी के नियमों से एक तरीके से, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द पार्टनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी होती है और इसमें 2 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं और लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर नो लिमिट, ठीक है, लिमिटेड में भी नो लिमिट है। कैन नॉट ऑफर शेयर टू द पब्लिक, हाँ शेयर नहीं, ये जनरल पब्लिक में शेयर नहीं बेच सकती है और मतलब IPO नहीं कर सकती है। XYZ LLP लीगल एंड कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। अगला आता है नॉन प्रॉफिट कंपनियां। ये कौन सी कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट? ये एक्चुअल में प्रॉफिट के लिए आई ही नहीं है, ये किसी दूसरे पर मोटिव से आई है। तो इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है ए कंपनी फॉर्म्ड फॉर सोशल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल और कल्चरल पर्पज। जो सोशल, चैरिटेबल या फिर एजुकेशन, ऐसे हेल्थ, ऐसी चीजों के लिए फॉर्म हुई है जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आई है। तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? नॉन प्रॉफिट कंपनी कहलाती है। और ये सरप्लस इनकम यूज टू फर्दर ऑब्जेक्टिव्स, फर्दर ऑब्जेक्टिव के लिए सरप्लस इनकम यूज करती है। नॉन प्रॉफिट इनकम री इन्वेस्टेड फॉर चैरिटेबल पर्पजेस, ध्यान रखना। और जो नॉन प्रॉफिट इनकम होती है ना, वो भी क्या कर दी जाती है? री इन्वेस्ट कर दी जाती है, वो भी किस पर्पज से? चैरिटेबल पर्पज से, ठीक है। कैन हैव शेयर होल्डर्स बट प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। शेयर होल्डर तो होंगे बट दे कांट टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि नाम ही क्या है? नॉन प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हम यहां भलाई करने आए हैं, ठीक है, कपास नहीं ओटना है। गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, वो वाला हाल नहीं करना है। कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओ का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, वो चैरिटेबल ही तो है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। अगली आती है गवर्नमेंट कंपनी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, जिसके बारे में, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी और गवर्नमेंट कंपनी, ये 4 आपको कम से कम याद करनी है आपके एग्जाम के लिए। A company where the government hold at least 51 of the share. Government hold majority stake can be public or private. ध्यान रखना, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों कंपनियों, दोनों टाइप की कंपनी हो सकती है। बस सरकार ने 51% तक शेयर उसके खरीद रखे हो। 51 खरीदने के बाद अगर लोग, प्राइवेट लोगों ने कितने खरीद रखे हैं कि भैया प्राइवेट लोगों ने इतने खरीद रखे हैं, इतना अंतर आ रहा है, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है, सरकार को 1 पॉइंट का अंतर आ रहा है। और 1 से ही डिसीजन सरकार के हो जाते हैं और कंपनी सरकारी हो जाती है, क्योंकि 51% होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो जहां पर सरकार 51% शेयर किसी कंपनी के खरीदे, चाहे वो प्राइवेट हो तो चाहे पब्लिक हो, तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ध्यान रखना। कैन ऑफर शेयर टू द पब्लिक, हाँ, लेकिन प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट होगी तो शेयर ऑफर नहीं कर पाएगी,
और गवर्नमेंट कंपनी में अगर पब्लिक हुई तो शेयर बेच सकती है, आईपीओ कर सकती है, लिस्टेड हो सकती है वो। जैसे वेल, ठीक है, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कुछ है कंपनी, आपने देखी होगी, ये वाली कंपनी सरकारी कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सॉरी। क्यों? क्योंकि 51% इस पर होल्डिंग किसकी है? सरकार की है। नाम सुना होगा आपने इसका, वेल का। सेल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, जिनको सरकार स्टेट ओन्ड करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है, जिन कंपनी को सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। कौन सी कंपनी कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अगला आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो फॉर्म तो हुई है फॉरेन में और बिजनेस किसी अदर कंट्री में कर रही है। जैसे हमारे देश में कोई बिजनेस कर रही है कोई कंपनी, तो वो हमारे यहां पर बिजनेस कर रही है और फॉर्म कहीं और हुई है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी कहलाएगी, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो कहीं और से है, ठीक है। उसकी पेरेंट्स कंपनी किसी दूसरी कंट्री में है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द कंट्री बट डूइंग बिजनेस विद इन द कंट्री थ्रू ब्रांच और सब्सिडायरी। ब्रांच और सब्सिडायरी के रूप में वो हमारे यहां काम कर रही है, फॉर्म कहीं और हुई है, उसकी पेरेंट कंपनी किसी और कंट्री में, ऑपरेट बाय सब्सिडायरी ब्रांच और जॉइंट वेंचर, और पेरेंट कंपनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री। इसकी पेरेंट कंपनी क्या होती है? आउटसाइड ऑफ द कंट्री होती है। और कैन ऑफर द शेयर टू द पब्लिक इफ लिस्टेड। अगर ये लिस्टेड कंपनी में है, पब्लिक कंपनी है, तो ये जनरल पब्लिक में क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती तो वो शेयर इशू नहीं कर सकती, ध्यान रखना। स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है। तो ये हमारी फॉरेन कंपनी भी हमारे यहां शेयर इशू कर सकती है, पर ध्यान रखना कब? जब वो लिस्टेड हो तब। फॉरेन सब्सिडायरी कंपनी में जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया, ठीक है, इंडिया में मैकडोनल्ड्स काम कर रहा है, तो ये कौन सी कंपनी हो गई? ये फॉरेन कंपनी हो गई। ध्यान रखना, आपको फॉरेन कंपनी समझ में आई होगी। फॉरेन कंपनी में सीधा सीधा हिसाब है कि सरकार की होल्डिंग कितनी होती है उस पर? 50, सॉरी वो तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी हुई। फॉरेन कंपनी कहां से आई होती है? बाहर से बनकर आई होती है और हमारी कंट्री में काम कर रही होती है, तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है वो। अगली डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है? एक कंपनी दैट इज नॉट कंडक्टिंग सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटीज। हां, वो कंपनी जो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन बिजनेस नहीं कर रही, एक्टिविटी नहीं कर रही। रिमेन्स लीगली रजिस्टर्ड, अपने आप को लीगली रजिस्टर्ड रखे हुए, बनाए हुए, अस्तित्व में बनाए हुए अपने आप को, लेकिन बिजनेस नहीं कर रही, वही होती है डोरमेंट कंपनी। नो एक्टिव ऑपरेशन, मे होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, असेट ही होल्ड कर सकती है, लैंड होल्ड कर सकती है, लेकिन बिजनेस नहीं कर रही एक्टिवली। अभी कोई शेयर इशू नहीं कर रही है। मिनिमम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफन अ सिंगल शेयर होल्डर, और कम से कम लीगली अगर देखा जाए तो इसमें कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो 1 शेयर होल्डर होना चाहिए। कैन नॉट ऑफर शेयर टू द पब्लिक को तो शेयर इशू कर ही नहीं सकती अभी। XYZ प्राइवेट लिमिटेड जैसे रजिस्टर्ड टू होल्ड लैंड फॉर द फ्यूचर यूज के लिए उसमें लैंड होल्ड तो कर रखी है, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रही है, तो कौन सी कंपनी बनेगी? वो डोरमेंट कंपनी बनेगी। तो आप डोरमेंट कंपनी अगर आपको दिमाग में रखना है तो ये याद रखो कि वो कंपनी जो अपने आप को लीगली रजिस्टर्ड तो करे हुए हैं, बिजनेस नहीं कर रही है। हो सकता है बिजनेस अभी 2026 में स्टार्ट करेगी, वो 2025 में भी नहीं करेगी, 2026 में स्टार्ट करेगी, 24 में रजिस्टर्ड हुई है मान लो। ये क्वेश्चन तो डन हुआ, पर इस क्वेश्चन के की नोट्स अगर आप देखें तो ओनरशिप शेयर होल्डिंग्स डिफाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज हु कैन ओन द कंपनी को कौन ओन करता है, ये सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ाई आपको। पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता है, कौन सी कंपनी जो है पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, जनरल पब्लिक से। और जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? लिस्टेड होती है, ध्यान रखना। खैर, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आता है। तो बहुत जल्दी समझ लेना आप इसको, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। मेंबर कितने होते हैं? तो प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं और नो मैक्सिमम लिमिट। शेयर ट्रांसफर, प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, फ्रीली ट्रेडेड हो सकते हैं, इसके शेयर ट्रेड कर सकते हो इन शेयरों पर। पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है, एप्लीकेशन नहीं कर सकती, सॉरी पब्लिक इन्विटेशन। क्या पब्लिक इन्विटेशन प्राइवेट कंपनी कर सकती है? तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में पैसा, पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती। तो कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स,
शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए कौन नहीं बेच सकती? प्राइवेट कंपनी नहीं बेच सकती। जबकि कौन बेच सकती है? पब्लिक कंपनी बेच सकती। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स। तो ध्यान रखना, कौन आईपीओ ला सकता है, जो मतलब कौन शेयर बेच सकता है, किसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, तो वो पब्लिक कंपनी के, और किसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी के। पेड अप कैपिटल, लोअर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बहुत कम पैसा लगता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, लोअर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जबकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? 5 लाख पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। कौन सी कंपनी की 5 लाख पेड अप कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए? तो पब्लिक की, क्योंकि बड़ी कंपनी पब्लिक है ना, आईपीओ लिस्टेड कंपनी आईपीओ ला रही है। रेगुलेशन, फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेट है, कम ही कानून लगेगा तुझ पर, क्या ही कानून लगाए तेरे ऊपर, ठीक है, छोटी कंपनी। और कहीं मोर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट ओवरसाइट, और कौन की नजरों में रहती है? हमेशा सरकार की नजरों में रहती है, एक्ट की नजरों में रहती है। एक्ट की में तो दोनों ही रहती है, लेकिन सरकार की नजरों पर कंटिन्यूअसली सरकार की नजरें बनी रहती है। वो कौन सी कंपनी? और रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं पब्लिक कंपनी को, क्योंकि पब्लिक के पैसे से हम खेल नहीं सकते भाई। जनरल पब्लिक ने पैसा लगाया तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ओनरशिप, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें ओनरशिप कुछ लोगों की होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की होती है, जबकि इसमें जनरल पब्लिक की होती है, जो बहुत बहुत दूर तक फैले होते हैं। तो लिमिटेड होती है इसमें ओनरशिप, ग्रुप पर हो सकती है, फैमिली पर हो सकती है, क्लोज सर्कल में हो सकती है, तो क्लोज नेट सर्कल हो सकता है, मतलब कुछ ही बुने बुनाए लोग हो सकते हैं, माने चुने चुनाए लोग हो सकते हैं, जैसे 100 और 200 तक तो हाईएस्ट ही होते हैं इसमें, जबकि इसमें तो नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है, तो पूरे देश में फैले हो सकते हैं कहीं भी। तो देखिए, ओनरशिप इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पब्लिक, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी हैव मोर लिमिटेड मेंबरशिप एंड फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विद शेयर नॉट बीइंग फ्रीली ट्रांसफर, हां शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है इसके, और दे आर ऑफन मोर प्राइवेटली ओन्ड एंड हैव लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सारा का सारा डिफरेंस इसी में सिमट गया। और जबकि पब्लिक कंपनी के बारे में, ऑन द अदर हैंड अलाउ फॉर द पब्लिक शेयर ऑफरिंग, ये आईपीओ कर सकती है, मतलब ये आईपीओ मतलब ये पब्लिक से शेयर ऑफरिंग कर सकती है, मतलब पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है, जनरल पब्लिक से, आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, हाँ लेकिन रेगुलेशन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, मस्ट हैव द हायर पेड अप कैपिटल, ठीक है, विद ओनरशिप स्प्रेड वाइडली अमंग द पब्लिक, ठीक है, और इसकी ओनरशिप वाइडली फैली होती है, ना कि फैमिली मेंबर में, एक चुने चुनाए लोगों में नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? राइट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है? तो हम इतनी देर से पार्टनरशिप के विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन अब पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस ही आ गया है। तो डिफरेंस बहुत आसान सा है, सीधी सी बात है, फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप दो लोगों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से फॉर्म हो जाती है, बाद में 1932 एक्ट लग जाता है, अगर आपने नहीं भी बनाई डीड तो 1932 एक्ट से चल जाती है सब कुछ। लेकिन कंपनी ऐसे नहीं फॉर्म होती जैसे हम एग्रीमेंट से पार्टनरशिप को फॉर्म कर लेते हैं। तब इज अंडर द कंपनीज एक्ट रिक्वायरिंग लीगल रजिस्ट्रेशन। लीगल रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा इसके लिए। लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस है तो पार्टनर ही जाने, पार्टनर ही भुगतेंगे अगर कोई नुकसान हुआ है तो। एंड द फर्म आर कंसिडर्ड द सेम, फर्म और पार्टनर दोनों एक ही है। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, मतलब मेंबर से अलग है कौन? कंपनी। लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अगर गलती से नुकसान हो गया ना तो घर का मकान दुकान बिक जाएगी। और शेयर होल्डर जो कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द देयर शेयर वैल्यू, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। नंबर ऑफ मेंबर्स, ये ध्यान रखना, लिमिटेड टू 20 मेंबर्स, ठीक है। जनरल पर्पज के बिजनेस में 20 मेंबर्स और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 मेंबर। लेकिन अभी और सुनिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट पार्टनर शुड नॉट बी एक्सीड 100। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन हाउएवर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 स्टेट्स मैक्सिमम पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 50। तो आपके पेपर में पूछेगा पार्टनरशिप में कितने मेंबर होने चाहिए, तो आप 50 लिखना, ध्यान रखना। जो रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 50, ठीक है। जबकि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, इसमें आपको मैं बता ही चुका हूं। कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 to 200, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होते हैं, 7 मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पढ़ लीजिए आप। मैनेजमेंट, कौन मैनेजमेंट करता है? पार्टनरशिप को पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं, या पार्टनर्स में से कोई उनका पार्टनर मैनेज करता है? सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर? जबकि इसको तो मालिक को मैनेज करते ही नहीं है, शेयर होल्डर मैनेज करते ही नहीं है, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं कंपनी को। तो जो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा। अभी हम आगे शेयर्स के डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर
ऑफ ओनरशिप, किसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप में तो बिना सभी की एग्रीमेंट के, बिना सबके एग्री हुए, बिना सबकी कंसेंट के आप क्या नहीं कर सकते? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं तो पता लगा एक पार्टनर का मुंह फूल गया, सबकी कंसेंट या फिर मेजॉरिटी। जबकि इसमें इससे मतलब नहीं है, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। बस ध्यान रखना, शेयर इन पब्लिक कंपनीज कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में वो भी नहीं हो सकते। ध्यान रखना। कंटिन्यूटी एंड्स विद द डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप तो खत्म ही हो जाती है, पार्टनर मर गया, खत्म पार्टनरशिप। इंसॉल्वेंट हो गए पार्टनर, खत्म पार्टनरशिप। अरे पार्टनरशिप जल्दी खत्म हो जाती है, जबकि कौन खत्म नहीं होती? परपेचुअल सक्सेशन किसका है? कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। तो परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर चेंजेस। मेंबर के चेंज होने पर भी कंपनी चेंज नहीं, कंपनी बंद नहीं होती, कंटिन्यूटी रहती। कैपिटल, अगर कैपिटल की बात करें तो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर होते हैं तो लिमिटेड ही पैसा तो लगा पाएंगे, लेकिन कंपनी में तो अनलिमिटेड पार्टनर तक चले जाते हैं, पब्लिक में तो मतलब मेंबर चले जाते हैं, तो फिर वो अनलिमिटेड मेंबर चले जाएंगे तो भैया पैसा 10-10 रुपए से भी करोड़ों में जो है कैपिटल रेज हो जाती है। तो कैन रेज सब्सटेंशियल फंड्स बाय इश्यूइंग शेयर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। टैक्सेशन, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो टैक्स एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स के तरीके से टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स के रूप में टैक्स आएगा इंडिविजुअल पर्सन के तरीके से। ठीक है। और जबकि टैक्स एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी अंडर द कंपनी टैक्स रेट। ध्यान रखना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स होता है वो टैक्स इसमें लगेगा, जबकि इसमें इनकम टैक्स लगेगा। कौन सा वाला? ये कॉर्पोरेट टैक्सेशन में आएगी, जबकि ये इनकम टैक्स वाले टैक्स में आएगी। इंडिविजुअल टैक्स होगा इस पर कंपनी वाले टैक्स लगेंगे। रेगुलेशन गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको पता है पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि ये है ऑपरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। डिसोल्यूशन कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड और कोर्ट ऑर्डर। या तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, या खुद के एग्रीमेंट से भी डिसॉल्व हो सकती है। और रिक्वायर्स अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस फॉर वाइंडिंग अप। अगर कंपनी को आप वाइंड अप भी करना चाहते तो भी आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। कंपनी ना तो ऐसे फॉर्म होती है और ना ऐसे वाइंड अप होती। ध्यान रखना, क्या आप सोचो जैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हैं वैसे कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपको पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये दो पॉइंट में जो है कंपनी और पार्टनर, मतलब एक ये है और एक ये है, दोनों में ही ये पूरा का पूरा डिफरेंस समाहित है। आप पूरा का पूरा डिफरेंस इसी में पढ़ सकते हो चाहो तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप कंटिन्यूअसली 3-4 वीडियोस जो है आपको मिलेंगी, और इन 3-4 वीडियो में आपको पूरी कंपनी की थ्योरी कवर करके दूंगा मैं, पूरी कंपनी की। और अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो कंपनी में आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, आप अपने पेपर को क्विकली कर पाओगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको जो है भेज दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।